प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका विस्फोट लर्निंग एकेडमी के इस नए वीडियो में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 11वीं भौतिक विज्ञान के पार्ट 4 का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि आपके पार्ट 4 का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, वह है प्रक्षेप्य गति। तो आज के इस वीडियो में हम एकदम सहज, सरल और आसान भाषा में विथ कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं क्या, प्रक्षेप्य गति। तो आइए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, यदि हम पृथ्वी के सतह से यह एक पृथ्वी का मान लेते हैं कि पृथ्वी पर एक समतल है, एक सतह है, एक सरफेस है। यहां से अगर किसी भी कण या किसी भी पदार्थ को इस क्षैतिज से थीटा कोण बनाते हुए, इस क्षैतिज तल से थीटा कोण बनाते हुए यदि किसी वस्तु को u वेग से फेंका जाए, तो आप इमेजिन कीजिए कि यह वस्तु किस प्रकार से गति करता हुआ नीचे की ओर गिरेगा। तो अगर इसको u वेग से फेंका जाए, देखिए क्या है कि जब किसी वस्तु को हम ऊपर फेंकते हैं तो पृथ्वी माता की ममता है, पृथ्वी माता का प्यार है कि किसी भी वस्तु को जब ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वह वस्तु क्या करती है, नीचे आती है। क्यों नीचे आती है? कि पृथ्वी माता हमारी क्या करती है, किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। और कोई भी वस्तु जब ऊपर जाती है तो पृथ्वी उसे नीचे की ओर खींचती है, और नीचे की ओर जिस बल से खींचती है उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और उसमें एक त्वरण होता है जिसे हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। तो कोई भी पिंड जब ऊपर जाता है तो पृथ्वी क्या करती है, अपने गुरुत्वीय त्वरण से, गुरुत्वाकर्षण बल से उसको क्या करती है, नीचे खींचती है। तो अब तक जो हमने त्वरण पढ़ता आया उसको हम ए से प्रदर्शित करते थे, एक्सेलरेशन। लेकिन अब यहाँ पे जो भी बात होगी, जो भी पृथ्वी के संदर्भ में बात होगी, और वहां जब त्वरण का बात किया जाएगा तो उसे गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी से हम प्रदर्शित करेंगे। और जब कभी भी पृथ्वी के संबंध में त्वरण की बात होगी तो उसे हम हमेशा समझेंगे क्या, गुरुत्वीय त्वरण ही समझेंगे। तो यहां से जब यह पिंड या कोई भी वस्तु को अगर u वेग से हम फेंके हैं तो यह किस रास्ते से होकर के गुजरेगा, आप खुद से सोचिए एक बार। तो देखिए, इसको जब फेंका जाएगा यहां से तो ये कुछ इस प्रकार से गति करता हुआ यह पृथ्वी पर नीचे यहां पर आकर के गिरेगा। यकीन करता हूं कि आपने भी ऐसे ही सोचा होगा कि जब किसी भी वस्तु को ऐसे फेंका जाएगा तो वह u वेग से अगर चल रहा है, u वेग से गतिमान है, तो वह इस प्रकार से आकर के नीचे गिरेगा। क्या है, देखिए कि पृथ्वी उसको अपने गुरुत्वीय त्वरण से, गुरुत्वीय त्वरण जी से उसको क्या करेगी, नीचे की ओर खींचेगी, जिस कारण यह जो पिंड या जो वस्तु है ऐसे सीधे ना करके यह कहां जाएगी, नीचे की ओर गिरना शुरू हो जाएगी। और इसे ही हम क्या कहते हैं, प्रक्षेप्य गति कहते हैं। प्रक्षेप्य, प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्ट करना, फेंकना। तो यहां से प्रक्षेप्य गति की परिभाषा आप क्या बनाएंगे कि जब किसी समतल से या जब पृथ्वी की सतह से किसी भी वस्तु को किसी कोण पर क्या करते हैं, हम फेंकते हैं, तो वह वस्तु क्या करती है, किस बल के अंतर्गत गति करती है, गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन क्या करती है, गति करती है। जिसके कारण वस्तु क्या करती है, एक वक्रीय पथ पर वक्रीय गति करते हुए क्या करती है, नीचे की ओर गिरती है। तो वस्तु की उस गति को हम क्या कहते हैं, प्रक्षेप्य गति कहते हैं। फिर से एक बार, किसी भी पृथ्वी की सतह से, जब किसी भी सतह या पृथ्वी की सतह से किसी वस्तु को अगर हम किसी कोण पर क्या करें, प्रक्षेपित करते हैं, फेंकते हैं, तो वह वस्तु क्या करती है, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत गति करती है। और कैसे पथ पे करती है, वक्रीय पथ पर। तो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत वक्रीय पथ पर गति करते हुए फिर से क्या करती है, उसी सतह पर वापस आके गिरती है। तो इस वस्तु द्वारा चले गए इस पथ को हम, इस वस्तु द्वारा चली गई गति को हम क्या कहते हैं, प्रक्षेप्य गति कहते हैं। और वस्तु द्वारा चले गए पथ को हम क्या कहते हैं, प्रक्षेप्य पथ कहते हैं। अब देखिए, इसको थोड़ा सा, इसका अगर डेरिवेशन करें तो यहाँ पे अगर इसको, ये हमारा x अक्ष अगर हो तो इसको हम क्या मान सकते हैं, y अक्ष। चूंकि देखिए यह वस्तु एक ही प्रकार की गति नहीं कर रही है, यह वस्तु यहां से आगे भी बढ़ रही है, और ऊपर की ओर भी बढ़ रही है। देखिए यहां से धीरे धीरे ऊपर की ओर भी बढ़ रही है, और यह क्या कर रही है, आगे की ओर भी बढ़ रही है। यानी दो डायमेंशन में गति कर रही है, दो विमाओं में गति कर रही है। एक तो सीधे सीधे क्षैतिज गति कर रही है, दूसरा क्या कर रही है, ऊर्ध्वाधर गति कर रही है। तो हम मान लेते हैं कि वस्तु किसी क्षण अगर यहां पहुंची है तो यहां पे जो x के निर्देशांक हैं वह x हैं, और जो y के निर्देशांक हैं वह क्या है, y है। तो इस प्रकार से अगर वस्तु यहां पर पहुंचती है तो देखिए हमने आपको बताया था घटक करना। क्या बताया था, घटक करना।
करना यानी उसको तोड़ना, सदिशों को तोड़ना, तो इसको अगर हम घटक करेंगे, इसका अगर हम घटक करेंगे तो इस पर जो क्षैतिज घटक आएगा, एक क्षैतिज इसका घटक आएगा और एक क्या आएगा, इसका ऊर्ध्वाधर घटक आएगा। तो देखिए इसका क्षैतिज घटक जो होगा, हमने आपको बताया था कि थीटा के साइड में हमेशा क्या आता है, कॉस आता है। तो जो घटक इसके थीटा के साइड में है, चूंकि हम घटक किसका कर रहे हैं, u का, तो यहां से ये जो थीटा के साइड वाला घटक यानी ये वाला आएगा, वह आएगा u cos थीटा, क्योंकि थीटा के साइड हमेशा क्या रहता है, cos, और थीटा के विपरीत क्या रहता है, साइन। तो यानी कि इधर आपका जो घटक आएगा वह आएगा u sin थीटा। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो u cos थीटा है वह इसको क्षैतिज लेकर के जा रहा है और जो u sin थीटा है इसको ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर लेके जा रहा है। तो ये पिंड दो प्रकार की गति इस प्रकार से कर रहा है। अब देखिए इसका हम जब डेरिवेशन करेंगे तो यहाँ पे दो चीजें हम ध्यान में रखेंगे, नोट पॉइंट बना करके दो चीजें ध्यान में रखेंगे कि जो u cos थीटा है वह वस्तु को कहां लेकर के जा रहा है, क्षैतिज घटक है, क्षैतिज लेकर के जा रहा है। क्षैतिज, जब ये विज्ञान की भाषा है, क्षैतिज यानी सीधा समतल की ओर लेकर के जा रहा है, तो यह क्या है, क्षैतिज घटक है। और जो आपका u sin थीटा है, u sin थीटा आपका क्या है, ऊर्ध्वाधर घटक है। ऊर्ध्वाधर घटक, तो यह आपका क्या है, ऊर्ध्वाधर घटक है। अब एक चीज और है कि देखिए जब यह क्षैतिज गति कर रहा है तो इसमें एक सिंपल सा परिभाषा, जब क्षैतिज घटक करेगा तो इसमें सिंपल सा साधारण सी परिभाषा हम लगाएंगे। इसमें हम क्या करेंगे, चाल बराबर क्या करेंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय का परिभाषा लगाएंगे। जब कभी भी हम डेरिवेशन करेंगे, जब अभी सूत्र को बहुत सारे सूत्र को इसमें हम नियमन करेंगे अभी, तो जब कभी भी हमें क्षैतिज घटक की बात करेंगे तो चूंकि यह सीधा सीधा चल रहा है, इसको त्वरण से कोई मतलब नहीं है। यानी कि जब यह पृथ्वी की सतह पर है तो पृथ्वी उस पर कोई भी त्वरण नहीं लगा रही है, विदाउट त्वरण वह गति कर रहा है। तो इसलिए जब कभी भी क्षैतिज घटक की बात होगी, क्षैतिज दिशा के गति की बात होगी, तो वहां हम सिंपल सा सूत्र लगाएंगे, कौन सा, चाल बराबर दूरी बटे समय। लेकिन अगर जब कभी भी ऊर्ध्वाधर गति की बात की जाएगी, जब कभी भी ऊर्ध्वाधर गति की बात की जाएगी, तो चूंकि ऊर्ध्वाधर जब पिंड जा रहा है, जब यह वस्तु ऊर्ध्वाधर गति कर रही है, तो पृथ्वी इसको गुरुत्वीय त्वरण से खींच रही है, यानी इसमें क्या उत्पन्न हो रहा है, त्वरण। और जब कभी भी त्वरण उत्पन्न हो तो हम दूरी और वेग ज्ञात करने के लिए गति के 3 समीकरणों को जानते हैं। तो जब कभी भी आप ऊर्ध्वाधर घटक की यहां बात होगी तो हम क्या लगाएंगे, यहां गति के समीकरण। तब यहां क्या लगाएंगे, गति के समीकरण। ये बात एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये बात इसके पूरे डेरिवेशन में ही काम आएगी। अब आइए देखते हैं डेरिवेशन को करते हैं। सबसे पहले अगर हम इस x की मान निकालें, x पर यानी x अक्ष पर क्षैतिज चली गई दूरी, x क्या है, मूल बिंदु से यानी कि इस पृथ्वी की सतह से कण द्वारा चली गई क्षैतिज दूरी, x क्या है, इस बिंदु के लिए अगर हम बात करें तो इस बिंदु के लिए जो x है वह क्या है, समतल पर कण द्वारा चली गई कौन सी दूरी, क्षैतिज दूरी। तो x बराबर अगर देखें तो हम आपको बताए थे कि जब कभी भी हम समतल की बात करेंगे, इस x की बात करेंगे, इस क्षैतिज गति की बात करेंगे, तो कौन सा सूत्र लगाएंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो x क्या है, दूरी है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल, समय इधर आएगा तो इंटू में हो जाएगा, तो चाल इंटू क्या हो जाएगा, समय। चाल इंटू क्या हो जाएगा, समय। तो हम यहां लिख लेंगे कि किसी समय t पर, किसी समय t पर, यानी कि समय किसी समय t पर यह वस्तु कहां पहुंच जाती है, यहां पहुंच जाती है। तो उस समय की यहां बात की जा रही है, तो उस समय x की जो वैल्यू होगी, चाल इंटू क्या होगी, समय। तो चाल इसका क्या है, u है, तो चाल इसका क्या है, इस क्षैतिज पर कौन से चाल से जा रहा है, u cos थीटा इसको आगे लेकर के जा रहा है और u sin थीटा इसको ऊपर लेके जा रहा है। तो इधर की जो चाल है वह क्या है, u cos थीटा है। तो चाल कितना हो जाएगा, u cos थीटा। चाल बराबर कितना हो जाएगा, u cos थीटा और इंटू समय। तो समय किस समय पे बात कर रहे हैं हम, t पर, तो इंटू में क्या हो जाएगा आपका t। अगर यहां से t की वैल्यू ज्ञात करें तो u cos थीटा इधर आएगा तो गुणा में है, किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो यहां बचेगा आपका केवल t और x यहां रहेगा और u cos थीटा जब x के पास आएगा तो यह भाग में हो जाएगा u cos थीटा। इसको मान ले रहे हैं समीकरण नंबर 1। अब देखिए यहां पे जो
तो यहां पे देखिए अगर y x का मान तो हम निकाल चुके, x का मान निकाल करके हम यहां से t का मान निकालिए। अब अगर हम यहां पे y की बात करें तो y जो है चली गई दूरी है, लेकिन किस अक्ष पर, y अक्ष पर चली गई दूरी है। तो दूरी ज्ञात करने के लिए चूंकि हमने आपको यहां बताया है कि जब कभी भी ऊर्ध्वाधर घटक की बात की जाएगी, जब कभी भी ऊर्ध्वाधर यानी ऊपर की ओर होने वाले गति की जब बात की जाएगी, तब वहां पे कौन से समीकरणों का उपयोग होगा, गति के समीकरणों का उपयोग होगा। तो इस y का मान ज्ञात करने के लिए हम गति के दूसरे समीकरण को लगाएंगे। तो गति के द्वितीय नियम से, तो गति के द्वितीय नियम क्या कहता है, s बराबर ut प्लस हाफ at का स्क्वायर गति का दूसरा समीकरण होता है। पहला समीकरण v बराबर u प्लस at, दूसरा समीकरण s बराबर ut प्लस हाफ at, और तीसरा समीकरण v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो ये गति का दूसरा समीकरण है। s क्या है, चली गई दूरी, कहाँ, y अक्ष पर। तो चली गई दूरी y अक्ष पर कितना है, y है, बराबर u यानी कि वेग, उसका प्रारंभिक वेग। तो प्रारंभिक वेग इसका ऊर्ध्वाधर घटक, ऊर्ध्वाधर रूप में कितना था प्रारंभिक वेग, u साइन थीटा जो है इसको ऊपर की ओर लेके जा रहा है। तो इसका जो प्रारंभिक वेग है u बराबर वह कितना है, u साइन थीटा है। तो ये आपका हो जाएगा u साइन थीटा, और इनटू साथ में क्या हो जाएगा, t, इनटू साथ में क्या हो जाएगा t, और प्लस 1/2 है a क्या है, त्वरण है। यहाँ पे a का मान क्या है, त्वरण है। और यहाँ पे कौन सा त्वरण काम कर रहा है, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण काम कर रहा है। और जब कभी भी पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण नीचे की ओर लगता है तो हमेशा माइनस में लिया जाता है। तो त्वरण माइनस का g हो जाएगा, और इनटू में कितना हो जाएगा t। अब इस t का मान समीकरण 1 से रख लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, देखिए समीकरण 1 से जब t का मान इसमें रख लेंगे तो y बराबर आपका हो जाएगा, ये आपका है u साइन थीटा, और t का मान समीकरण 1 से क्या है, x बटे u cos थीटा। तो x बटे क्या हो जाएगा, u cos थीटा, और प्लस का माइनस यहाँ है तो प्लस और माइनस कितना हो जाएगा, माइनस, और ऊपर में कितना रहेगा, ये g रहेगा, और t स्क्वायर है, t स्क्वायर है, और t का मान कितना है, x बटे u cos थीटा। तो ये t स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर जब करेंगे तो x स्क्वायर, और नीचे में हो जाएगा u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और इसके साथ में 2 एक यहाँ है तो इसको लिख ले रहे हैं हम 2। अब यहाँ से y का जो मान निकल रहा है, y का मान जो है u से u आपका कट जाएगा, और x को पहले लिख लेंगे। तो x हो जाएगा साइन बटे cos क्या होता है, tan थीटा होता है। तो साइन बटे cos क्या हो जाएगा आपका x tan थीटा, x ये वाला, और tan थीटा होता है तो साइन बटे cos को हमने tan थीटा लिख लिया, माइनस का जी एक्स स्क्वायर बटे में 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए इस चीज को अगर ध्यान में देखा जाए, इस चीज को अगर हम देखें जो ये हमें के रूप में प्राप्त हुआ है, इस समीकरण को अगर देखें तो ये गणित की भाषा में, गणित वाले बच्चे पढ़ेंगे आगे चलकर, गणित की भाषा में इसको कहते हैं परवलय का समीकरण, परवलय का समीकरण, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो ये पैराबोला का समीकरण है, परवलय का समीकरण है। अब परवलय क्या होता है, देखिए जो इस प्रकार से मार्ग दिख रहा है आपको ना, यही क्या है, परवलय है। परवलय आपका इस प्रकार से होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ये आपका परवलय है। यानी कि जहां पे चांद की आकृति दिखे वह क्या कहलाता है, परवलय कहलाता है। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल ये बनता है परीक्षा में आने के लिए कि सिद्ध कीजिए कि किसी भी प्रक्षेप गति करते हुए कण का पथ क्या होता है, परवलयाकार होता है। सिद्ध कीजिए कि किसी प्रक्षेप गति द्वारा गति करते हुए पिंड का जो पथ होता है वह कैसा होता है, परवलयाकार होता है। तो आप इस डेरिवेशन को पूरा क्या करेंगे, छाप देंगे कॉपी पे, आपको 100% पूरा आंसर मिल जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी प्रक्षेपित किए गए कण के द्वारा उसके पथ का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। आप एक इसका प्यारा सा स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे इसके बारे में भी बहुत सारा कुछ डिस्कस करना है, तो आइए उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो इसका अगला जो टॉपिक है वह है प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई, यानी कि जो यहाँ से जो पिंड प्रक्षेपित किया गया है वह अधिकतम कितनी ऊंचाई पे गया। तो ध्यान दीजिए कि ये देखिए ये वह ऊंचाई है जिसके बाद से इसका जो ऊंचाई है वह घटना चालू हो गया है।
सबसे अधिक ऊंचा इस बिंदु पर पिंड गया है, तो यानी कि ये वाली ऊंचाई, इस h की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। ये जो ऊंचाई होगी वह प्रक्षेप्य की अधिकतम ऊंचाई होगी, यानी कि जो पिंड प्रक्षेपित किया गया है उसकी अधिकतम ऊंचाई ये होगी। यानी अगर ये O है और ये अगर A है और ये क्या है B है, तो यानी कि जो बिंदु A की ऊंचाई, समतल से बिंदु A की जो ऊंचाई होगी वही क्या कहलाएगी, प्रक्षेप्य की अधिकतम ऊंचाई। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, समतल से बिंदु A की ऊंचाई, समतल से बिंदु A की ऊंचाई को हम क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। और जिसे ज्ञात करने के लिए देखिए, यह पिंड ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी बिंदु A पर जाने के लिए ये पिंड कहां जा रहा है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर जा रहा है। और जब कभी भी ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर जाएगा तो हम गति के समीकरणों का उपयोग करेंगे। तो यहां से हम गति के तृतीय समीकरण को काम में लेंगे। तो गति का तृतीय समीकरण आपका होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as होता है। और यहां से देखिए v क्या है, भी बिंदु A पर पिंड का वेग। तो देखिए एक समय ऐसा रहा होगा कि जब वस्तु का वेग धीरे धीरे बढ़ रहा होगा और A बिंदु पर आकर के वेग कितना हो गया होगा, 0 हो गया होगा। और फिर से यह क्या हुआ होगा, वेग बढ़ना फिर से चालू हुआ होगा। यानी कि A वह बिंदु है जिस पर इस पिंड का वेग आकर के कितना हो गया, 0, क्योंकि यह सबसे अधिकतम ऊंचाई है। जब किसी भी पिंड को जब आप ऊपर की ओर फेंकेंगे तो पहले तो वह ऊपर जाएगा और थोड़े से एक क्षण के लिए सबसे ऊपर जब जा लेगा जितना उसको जाना है, तो वहां पे थोड़ा सा एक क्षणिक मात्र के लिए रुकेगा, फिर नीचे आएगा। तो यहां से जो A बिंदु है उस पर वेग क्या होगा, 0 होगा। तो V क्या है, अंतिम वेग, और अंतिम वेग यानी इस बिंदु पर वेग कितना है, 0 है। तो ये आपका हो जाएगा 0 का स्क्वायर बराबर u स्क्वायर। u क्या है, प्रारंभिक वेग। तो प्रारंभ में इसका जो वेग है, प्रारंभ में इस कौन से वेग से जा रहा है, u साइन थीटा। तो ये आपका हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर हो जाएगा थीटा। और प्लस का 2 और A की बात जहां की जाएगी, यह पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गति कर रहा है, इसलिए G को काम में लिया जाएगा। और नीचे की ओर लग रहा है, इसलिए क्या होगा, माइनस होगा। और साथ में यह क्या है, S, और यस क्या है, ये आपका S क्या है, दूरी है। तो यह कितनी दूरी तय कर रहा है, h ऊंचाई की दूरी तय कर रहा है। तो इंटू में आपका हो जाएगा h, ये आपका 0 हो जाएगा। ये u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है। और ये माइनस का हो जाएगा 2GH, माइनस का हो जाएगा 2GH को अगर इधर लाएं तो माइनस से प्लस हो जाएगा 2GH बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से h की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, जो कि अधिकतम ऊंचाई है। h क्या है, इस पिंड की अधिकतम ऊंचाई है। तो h बराबर कितना आ गया, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g को इधर भेजा जाएगा तो 2g किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो यहाँ से जो इसकी अधिकतम ऊंचाई आ रही है, तो अधिकतम ऊंचाई h बराबर कितना आई, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g। तो अगर आपको पेपर में कहता है, पेपर में देता है अगर कि प्रक्षेप्य की अधिकतम ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो आप प्रक्षेप्य की अधिकतम ऊंचाई इस सूत्र के आधार पर ज्ञात। इसके अगला जो हमारा टॉपिक है वह है प्रक्षेप्य का उड्डयन काल। उड्डयन काल का मतलब ये हुआ कि जब पिंड प्रक्षेपित किया गया, तो जब यहाँ पे जैसे O से पिंड प्रक्षेपित किया गया, कहां जाके गिरा, B पर, तो O से लेकर के P तक जाने में, O से लेकर P तक जाने में, यानी कि इस पिंड को जब प्रक्षेपित किया गया तो यह समतल पर गिरने तक में टोटल कितना समय लेता है, वह उसका क्या कहलाएगा, उड्डयन काल कहलाएगा। प्रक्षेप्य का उड्डयन काल, यानी कि जब इस पिंड को प्रक्षेपित किया गया और जब पृथ्वी पर गिरा, उसके बीच के समय को ही हम क्या कहते हैं, उड्डयन काल कहते हैं। तो यहां से देखिए प्रक्षेप्य का उड्डयन काल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले पिंड कहां से कहां तक गया, O से A तक गया, फिर A से B तक गया। लेकिन यहां पे देखिए जितनी दूरी O से A तक है उतनी ही दूरी A से B तक है। तो यानी कि सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, O से A तक जाने में लगा
समय। ओ से ए तक जाने में हम सबसे पहले निकालेंगे ओ से ए तक जाने में लगा समय। जितना समय आएगा ओ से लेके ए तक जाने में, उसका हम 2 गुना कर देंगे उस समय का, तो हमें उसका क्या पता हो जाएगा। इस प्रक्षेपित किए गए पिंड द्वारा तय की गई दूरी में कुल लगा समय। देखिए क्या है कि यहां से लेके यहां तक की दूरी समान है और यहां से लेके यहां तक की दूरी समान है, तो यहां से यहां तक जाने में जितना समय लगेगा ठीक उतना ही समय यहां से यहां तक जाने में लगेगा। तो अगर इतने में जाने का समय हमें पता हो जाएगा तो उसका जस्ट 2 गुना कर देंगे, तो यहां से पूरा जाने में समय हमें पता हो जाएगा, जिसके लिए हम प्रथम समीकरण का उपयोग करेंगे। तो प्रथम समीकरण से गति के प्रथम समीकरण का उपयोग करेंगे और प्रथम समीकरण बराबर होता है v बराबर u प्लस at। v क्या है, इस बिंदु a पर वेग, और अभी हमने आपको बताया था कि इसका अंतिम वेग यहां पर जाके कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो v का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। u है पिंड का प्रारंभिक वेग, तो इसको प्रारंभिक वेग कौन ऊपर लेके जा रहा है, u sin थीटा लेकर के ऊपर जा रहा है, तो ये आपका हो जाएगा u sin थीटा और प्लस ए क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है पृथ्वी का। जब ऊपर पिंड जा रहा है तो गुरुत्वीय त्वरण काम कर रहा है, यहाँ पे ए का मतलब तो है ही नहीं। जब कभी भी पृथ्वी के संदर्भ में बात की जाएगी तो वहां हम त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण ही लेंगे, और चूंकि नीचे की ओर लग रहा है इसलिए माइनस का जी हो जाएगा, और साथ में क्या है t, और ये t क्या है, समय है, और यह समय क्या है, ये वाला t है, o से लेके t तक जाने में समय, तो ये आपका हो जाएगा t। तो यहां से माइनस का gt इधर लाएंगे तो प्लस का gt हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा, gt हो जाएगा, और यह क्या है u sin थीटा। g को इधर भेजेंगे तो यहां से t बराबर कितना हो जाएगा, u sin थीटा बटे g, u sin थीटा बटे g। अब यह o से लेके a तक जाने का समय है, o से लेके a तक जाने का समय है, तो इसका कुल उड़यन काल यानी t बराबर कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 2u sin थीटा अपान में क्या हो जाएगा, g, 2u sin थीटा अपान में g, यह हो जाएगा प्रक्षेप्य का उड़यन काल। अब इसका अंतिम जो इसका डेरिवेशन है वह हम करेंगे कि यह जब प्रक्षेपित किया जा रहा है पिंड तो यह कितनी दूरी तय कर रहा है, यानी कुल तय की गई दूरी। तो इस t की वैल्यू को आप याद रखेंगे, यहाँ पे इसको लिख लेते हैं अलग से। तो t बराबर क्या हो जाएगा, 2u sin थीटा अपान में g। आप इन सारी वैल्यूओं को याद करके रखेंगे, ये जब न्यूमेरिकल आप करेंगे तो वहाँ पे बहुत काम देंगी। और जब कभी भी कोई भी डेरिवेशन एक दूसरे से हमेशा क्या है, कनेक्टेड है, तो सबको आप याद रखेंगे। इसको मैं रफ करता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ प्रक्षेप्य द्वारा चली गई। जो हमारा इसका लास्ट टॉपिक है वह है प्रक्षेप्य का परास। परास का मतलब यह हुआ कि प्रक्षेप्य यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में कितनी दूरी तय कर रहा है, यानी यही दूरी इसकी क्या कहलाएगी, परास कहलाएगी। प्रक्षेप्य की क्या कहलाएगी, परास कहलाएगी। अब देखिए, अगर आपको ध्यान में हो तो हमने बताया था कि जब कभी भी क्षैतिज दूरी की हम बात करेंगे, जब कभी भी क्षैतिज स्थिति की हम बात करेंगे तो वहां से सिंपल सा फॉर्मेट हम लेंगे, क्या, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। तो यहाँ तो हमें दूरी निकालनी है ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, समय चाल के पास आएगा तो चाल के साथ भाग में है, यहाँ आएगा तो गुणा में हो जाएगा क्या, समय। अब देखिए, दूरी हमें निकालनी है, दूरी को ही हम क्या कहते हैं, परास कहते हैं। दूरी को ही हम क्या कहते हैं, परास कहते हैं। तो यहाँ से परास को रेंज या परास इसको कहते हैं, इसको r से प्रदर्शित करते हैं। चाल, कौन से चाल से पिंड आगे की ओर बढ़ रहा है, क्षैतिज, तो u cos थीटा से बढ़ रहा है, तो इसका चाल क्या हो जाएगा, u cos थीटा इंटू समय। और यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगा, अभी हम लोगों ने ज्ञात किया कि उसका कुल समय कितना लगा, 2u sin थीटा बटे g। तो ये आपका हो जाएगा 2u sin थीटा अपान में क्या हो जाएगा, g। यहाँ से अगर r रेंज निकाला जाए इसको थोड़ा सा सॉल्व करके, तो देखिए u और इंटू u, ये आपका हो जाएगा u स्क्वायर, और 2 लिख लेते हैं यहाँ, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा अपान में कितना हो जाएगा, g। अपान में कितना हो जाएगा, g। तो यहाँ से रेंज बराबर देखिए 2, ये वाला जो आपका फार्मूला है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा या sin 2 थीटा का फार्मूला है, तो यहाँ से u स्क्वायर बराबर हो जाएगा sin 2 थीटा अपान में क्या हो जाएगा, g। तो r बराबर क्या हो जाएगा, sin 2 थीटा अपान में g। तो इस तरह से हम
इस प्रक्षेपी गति करते हुए पिंड के लिए यहाँ से देखिए उसका पथ ज्ञात कर सकते हैं, इसका अधिकतम ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं, उसके द्वारा तय किया गया समय ज्ञात कर सकते हैं, उसके द्वारा चली गई दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो इतना सारा आपको बायोडाटा इस प्रक्षेपी के अंतर्गत। अब इसमें छोटा सा डिस्कशन हम और कर लेते हैं कि यह हमारा क्या निकल के आया, रेंज, और रेंज बराबर कितना आया, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अब देखिए यहाँ पर ये थीटा क्या है, थीटा क्या है, थीटा जो जिस पिंड को प्रक्षेपित किया गया है उसका क्या है, कोण है। जिस कोण पर पिंड को प्रक्षेपित किया गया है वही कोण क्या है, थीटा है। अब देखिए इस पिंड को ऐसे कितने कोण पर प्रक्षेपित किया जाए, कितने कोण पर यहाँ से फेंका जाए, कितने कोण पर इसको हम पिंड को यहाँ से फेंकें कि वह पिंड सबसे अधिक दूरी पर जाकर के गिरे। तो यहाँ पे देखिए साइन का जो सबसे अधिकतम मान होता है, साइन इसके साथ क्या है, गुणा में है। तो यानी कि साइन का मान जितना ही अधिक यहाँ होगा उतना ही दूरी पर पिंड जाकर के गिरेगा। और साइन थीटा का अधिकतम मान कितना होता है, साइन थीटा का अधिकतम मान कितना होता है, 1 होता है। साइन थीटा का अधिकतम मान कितना होता है, 1। और साइन 1 किसका मान होता है, साइन के टेबल में साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। यानी कि किसी भी प्रकार से करके इस साइन के साथ में अगर 90 आ जाता है, साइन के साथ में अगर 90 आ जाता है तो उसका मान 1 हो जाएगा, और जो कि अधिकतम परास तय करेगा। फिर से एक बार मेरी बात को समझिए कि साइन में जो सबसे अधिकतम मान होता है, साइन के टेबल में, साइन के टेबल में सबसे अधिकतम मान 1 होता है। जितने भी साइन के मान होते हैं वह 1 से हमेशा छोटे होते हैं। तो भाई अगर किसी भी संख्या से आप गुणा कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा वैल्यू अगर चाहिए तो बड़ी संख्या से गुणा करना पड़ेगा। तो साइन का सबसे बड़ा मान क्या होता है, 1, और 1 कितने अंश का मान होता है, साइन 90 डिग्री का मान होता है। तो इस थीटा पर हमें क्या ऐसा रखें जिसका मान यहाँ पे रखने पे साइन के साथ में 90 हो जाए। तो आपका इसके साथ 2 है ना, तो 45 अगर रख दें तो 2 × 45 कितना हो जाएगा, 90 की नहीं। तो अगर हम थीटा के जगह पे कितना रख दें, 45 डिग्री रख दें, तो इसका मान अधिकतम आएगा r मैक्सिमम। r मैक्स बराबर कितना हो जाएगा, u स्क्वायर साइन 2 × 45, यानी कि इसको सीधे सीधे लिख देते हैं साइन 90, और बटे में कितना हो जाएगा g। तो यहां से आर मैक्स बराबर कितना हो जाएगा, आर मैक्स बराबर आपका हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा, तो u स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा, g हो जाएगा। यानी कि थीटा का मान कितना रखने पे आर मैक्सिमम आ रहा है, थीटा बराबर 45 अंश पे आ रहा है। तो यहाँ एक नोट पॉइंट में आप लिख लीजिए, नोट पॉइंट डाल करके लिख लीजिए कि थीटा इक्वल टू 45 पर, थीटा इक्वल टू 45 पर, यानी कि नोट पॉइंट में लिख लीजिए कि यदि किसी भी पिंड को 45 डिग्री पर प्रक्षेपित किया जाता है तो वह सबसे अधिक परास तय करेगा, सबसे अधिक रेंज तय करेगा, सबसे अधिक दूरी तय करेगा। सबसे अधिक दूरी तय करने के बाद वह समतल पर गिरेगा। कब, जब पिंड को कितने अंश पे फेंका जाएगा, कितने अंश पे प्रक्षेपित किया जाएगा, 45 अंश पे। तो प्रोजेक्टाइल मोशन प्रक्षेप गति का जितने भी पार्ट थे उसको मैंने यहाँ पे करा दिया है। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे समझ में आया होगा। फिर भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम मेंशन कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं, मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए गुड बाय।